कश्ती डूब कर निकल सकती है, शमा बुझकर भी जल सकती है। कश्ती डूब कर निकल सकती है, शमा बुझकर भी जल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राजकोषीय नीति एवं बजट। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इसे। दोस्तों, आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। दोस्तों, राजकोषीय नीति सरकार, केंद्र व राज्य दोनों की आय एवं व्यय संबंधी रणनीतियों को कहते हैं। इसके माध्यम से सरकार अपने राजकोष का प्रबंध करती है तथा ताकि आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की सामान्य कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के दिशा निर्देश में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वो दस्तावेज है जो विगत वर्ष में आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां तथा भविष्य की योजनाओं व रणनीति का प्रारूप प्रस्तुत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बजट एक लेखपत्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। दोस्तों, बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। वर्ष 2017 से भारत में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख है। दोस्तों, बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग की अनुशंसा पर। दोस्तों, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त, राजस्व एवं सहायता अनुदानों आदि का बंटवारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती हैं। और दूसरा है, पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन। दोस्तों, बजट में सार्वजनिक आय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। दोस्तों, राजस्व प्राप्तियां, ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं तथा भावी पीढ़ी के लिए कोई भार उत्पन्न नहीं करती हैं। और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां, ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती हैं, परिसंपत्ति कम होती है अथवा देनदारियां बढ़ती हैं। पूंजी प्राप्तियां भावी पीढ़ी के लिए भार उत्पन्न कर सकती हैं। इसका उदाहरण है, उधार लिया गया ऋण अपनी अदायगी के लिए भावी पीढ़ी पर भार डालता है। दोस्तों, पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर जैसे कि उधार तथा विनिवेश अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अतः कथन 1 असत्य व कथन 2 सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। दोस्तों, सरकार द्वारा राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन अर्थात आय तथा सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर के उचित नियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वांछित रूप प्रदान करने की सरकारी नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सरकार सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण आदि उपकरणों के माध्यम से राजकोषीय नीति में परिवर्तन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। दोस्तों, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन का संबंध संघीय बजट से है। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव किया जाता है, उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं।
ध्यानाकर्षण तथा स्थगन प्रस्ताव किसी व्यापक लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। दोस्तों, भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार लोक व्यय को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। दोस्तों, राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की प्राप्ति हेतु आगमों तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में करों के माध्यम से धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करारोपण। दोस्तों, करारोपण सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण, सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला ऋण, राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं: सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निवल वृद्धि का योग। दोस्तों, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ कुल व्ययों, राजस्व प्लस पूंजीगत का कुल प्राप्तियों, राजस्व प्लस पूंजीगत पर आधिक्य से है, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में से बाजार से उधार और अन्य देयताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। बजट घाटे में बाजार से उधार एवं अन्य देयताओं को सम्मिलित किया जाता है। इसे 1 अप्रैल 1997 को सुखमय चक्रवर्ती समिति की अनुशंसाओं पर लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधिक। राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। दोस्तों, बजट घाटा कहते हैं कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पर आधिक्य है, जबकि कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत बाजार से उधार और अन्य देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है। राजस्व घाटा है राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य। दोस्तों, चालू खाता होता है व्यापार प्लस विदेशों से निवल कारक आय प्लस विदेशों से एकपक्षीय अंतरण। यदि यह ऋणात्मक हो तो यह चालू खाता घाटा CAD होगा तथा धनात्मक होने पर चालू खाता आधिक्य CAS होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निजीकरण। दोस्तों, विनिवेश स्वामित्व हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व को निजी व्यवसायी या उद्यमी को बेचती है। विनिवेश द्वारा प्राप्त पूंजी को राष्ट्रीय निवेश कोष में रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बजट घाटा। दोस्तों, बजट घाटा कुल व्यय व कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर होता है। कुल व्यय के अंतर्गत गैर ऋण प्राप्तियां, प्राथमिक व्यय तथा ऋण व्यय, द्वितीयक व्यय शामिल है, जबकि कुल प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियां एवं बाजार उधार शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुल व्यय, प्राथमिक प्राप्तियां, गैर ऋण प्राप्तियां। दोस्तों, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय में से गैर ऋण राजस्व प्राप्तियों को घटाने से प्राप्त होता है। कुल व्यय में से हम क्या घटाएंगे? प्राथमिक प्राप्तियों को। दोस्तों, सामान्यतः सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को समाप्त करने के लिए बाजार से ऋण लिए जाते हैं, अतः सरकार द्वारा बाजार से लिए गए सकल ऋण को राजकोषीय घाटा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है? प्रश्न कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्याज भुगतान। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानों के अनुसार करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के अतिरिक्त सरकार के बजट व्यय का सबसे बड़ा भाग 18% ब्याज के भुगतान में व्यय होगा। इसके बाद व्यय के अन्य प्रमुख मदें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं 13%,
केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9% तथा रक्षा 8%, आर्थिक सहायता 6% आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2018-19 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। बजट 2018-19 के अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक आय कुल आय का 23% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से प्राप्त होगी, जबकि सरकार को सर्वाधिक व्यय कुल व्यय का 24% करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में करना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। दोस्तों, वित्त बजट सार्वजनिक आय व व्यय का सरकारी दस्तावेज है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। यह सामान्यतः देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट में विगत वर्ष की उपलब्धियों एवं चालू वित्त वर्ष के आय एवं व्यय संबंधी वास्तविक एवं संशोधित अनुमान शामिल होते हैं। वर्तमान में बजट सरकार की आर्थिक नीति का एक दस्तावेज है। वर्ष 2017-18 से संसद में बजट प्रस्तुत करने की तिथि 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिकतम है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृषि। दोस्तों, वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में सबसे अधिक कार्यशील लोग संलग्न हैं। कृषि क्षेत्र में संपूर्ण कार्यरत जनसंख्या का लगभग 50% भाग नियोजित है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में कुल 15 से 18% योगदान है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में अंतर को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है राजस्व घाटा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों, यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए तो उसे राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व प्राप्तियां एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां दोनों शामिल हैं, जबकि राजस्व व्यय में पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य सभी व्यय शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट किसे कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक व्यय व प्राथमिक प्राप्तियों में अंतर। दोस्तों, प्राथमिक घाटा प्राथमिक व्यय व प्राथमिक प्राप्तियों के मध्य अंतर है। प्राथमिक व्यय में गैर ऋण व्यय को शामिल किया जाता है, जबकि प्राथमिक प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियां शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राजकोषीय नीति एवं बजट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पे सारी वीडियोस को देखें। वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।